आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद राजू जी एक बार फिर से मेरे साथ हैं और शायद टीवी पर या फिर स्क्रीन पर या डिजिटल पर भी वो बहुत दिनों के बाद आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका एक ऑपरेशन हुआ था गले का और उसके बाद नाउ ही इज फिट एंड फाइन एंड ही इज बैक। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम थैंक में। यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जिस तरह के डेवलपमेंट्स जो हैं वो इंडिया में हुए हैं और खासतौर पर मोदी जी के इर्द गिर्द हुए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। आपने देखा कि 2 दिन का पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया और 12 साल में सबसे बड़ी हार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुई, वो बिल धड़ाम हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि मोदी जी फिर उन्होंने देश के नाम संबोधन किया और देश के नाम संबोधन में वो सिर्फ हाय हाय कांग्रेस करते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए। और उनको ये लग रहा है कि दरअसल ऐसा करके वो जो औरतों का वोट है, जो विमेन वोट है, वो पश्चिम बंगाल में उनको हासिल हो जाएगा, जो कि एक बड़े पैमाने पर है। और जो दीदी है यानी कि ममता बनर्जी, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट जो वोट सपोर्ट है वो महिलाएं हैं और उनको एक तरह से नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि इलेक्शन से चंद दिन पहले ये 2 दिन का ये सेशन बुलाना आनन फानन में उन्होंने सोचा कि महिला आरक्षण जो ऑलरेडी बिल पास हो चुका था उसको दोबारा पेश किया गया, इसकी आड़ में डिलिमिटेशन लाया जाए, सीटें 543 से 850 कर दी जाएं, वो सब कुछ तो विपक्ष की एकजुटता से धड़ाम हो गया। उसके बाद उन्होंने देश के नाम जो संबोधन किया उसमें आपने देखी किस तरह की उन्होंने बातें की हैं। इसको लेकर भी 700 के करीब कंप्लेन जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है उस स्पीच में। क्योंकि देश के नाम संबोधन उन्होंने एक प्रधानमंत्री के तौर पर करना चाहिए था, लेकिन एक पार्टी प्रचारक के तौर पर वो करते हुए नजर आए। मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के आपको पता है वेटरन लीडर रहे हैं, सीनियर मोस्ट लीडर्स में से शुमार हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम अब कोई विश्व गुरु नहीं हैं। हम विश्व गुरु थे लेकिन अब हम कोई विश्व गुरु नहीं हैं। तो आप ये देखिए, ना सिर्फ देश के लोग बल्कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग भी उनको नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अभी वोटिंग होनी है। 23-29 तारीख को पश्चिम बंगाल में होगी। उससे पहले मोदी जी की एक वीडियो वायरल है, एक फोटो वायरल है, जहां वो जब तमिलनाडु में है तो डार्क कलर की फाउंडेशन, ये डार्क कलर का कुछ उन्होंने मेकअप किया हुआ है ताकि वो थोड़ा डार्क दिख सके और तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके जैसे दिखने की वो कोशिश कर सकें। इससे आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था पिछली बार, तब उन्होंने अपनी दाढ़ी को और उगा लिया था रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए, और पश्चिम बंगाल में वो झालमुड़ी खाते हुए नजर आ रहे हैं। वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो पश्चिम बंगाल की धरती है उसको काबा की धरती हम नहीं बनने देंगे, ये काली की धरती है। तो ये तमाम चीजें हैं हमारे सामने। चरमराई हुई हमारी इकोनॉमी है, 6 नंबर पर हम पहुंच गए हैं, 4 से 6 नंबर पर हम आ गए हैं। यूके और जापान भी हमसे आगे चला गया है क्योंकि डॉलर, आप ये देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक सबसे न्यूनतम स्तर पर खड़ा हो गया है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी इवेंट्स कर रहे हैं। सूरत में लोग, मजदूर जो है वो भाग रहे हैं, कह रहे हैं भैया अब यहाँ पर मैं कभी नहीं आऊंगा। वहां पर ऐसा आलम है जैसे हमने कोविड में देखा था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। राजू जी, ओवर टू यू। आपका पहला रिएक्शन, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ भूमिका रखी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और उस सब में फिर पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, क्या आपको लग रहा है कि एक और जो चीज मैं देख रही थी कि क्या इसलिए भी ये सब किया जा रहा है, इसे ड्रामा कहें आप, नौटंकी कहें, जो विपक्ष कह रहा है कि ताकि एसआईआर के सहारे पश्चिम बंगाल को अगर हथियाया जाए तो ये कह दिया जाए कि जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है, महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट किया है, जैसे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर हमने देखा था। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट को? देखिए, एसआईआर के जरिए भी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को जीतना इतना आसान नहीं है बीजेपी को। बीजेपी जस्टिफिकेशन पहले ढूंढती है जीत की और बाद में घोटाला करती है। ये महाराष्ट्र की चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में हर जगह दिखाई दिया। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल की मदद से उन्होंने जो ईवीएम, पेगासस, ये सारी चीजें, यहां तक कि
हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस, हमारी मानसिकता सब पर जो इन्फिल्ट्रेट किया है मोसाद और इन्होंने, जहां पर मुसलमान और हमारे जो विरोधी है, यानी जो सत्ता के विरोधी है, उनको डिह्यूमनाइज करने की जो टेक्निक है, वो स्पेशली तेल अवीव से आती है। वो हिंदुस्तानी नहीं है। गंगा जमीनी तहजीब में उसका कोई स्थान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से अगर मोदी खुद जाकर उधर इजराइल को अब फादरलैंड बोलते हैं और भारत को मदरलैंड, इसका मतलब यही निकलता है, वो भी ईरान युद्ध से एक दिन पहले। तो आप समझिए कि वेस्ट बंगाल में अगर भाजपा जीतने की शून्य शून्य आसार है, लेकिन 60 से ज्यादा 70 ज्यादा से ज्यादा 70 सीटें आ सकती है बीजेपी की, एसआईआर के बावजूद। ऑर्गेनिक इलेक्शन होता है तो, और पूरी सेना लगाई दी गई है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और वो सेना भी मुझे लगता है कि एक तरह से सेना में भी कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है जानबूझ के। ये भी इजरायली मॉडल है। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि आप देखे हैं कि इजराइल में ही सिर्फ ऐसा दिखता है कि वॉर क्रिमिनल्स जो हैं वहां पर रेप करते हैं अपनी जो गाजा या लेबनान की दुर्बल जनता पर, वहां पर बच्चे बूढ़े, और वो उसका समर्थन नेतन्याहू करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो वो सीधा सीधा वॉर क्रिमिनल है ही। तो उसका अनुकरण करने वाली जो हमारी आरएसएस बीजेपी का परिवार है, उन्होंने सेना, पुलिस, एग्जीक्यूटिव, संसद, सांसद उनके सब में इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। मोसाद हमारे घर तक पहुंच चुकी है। आप समझिए 70% वोट्स उन्हीं के हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको इसको अगर नियम को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है इजराइल जैसे देश को। वो अगर होता है तो वेस्ट बंगाल का चुनाव का नतीजा अलग आ सकता है। और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए, हाँ, हमने जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है, नारी शक्ति बिल। और वो ये कोई नारी शक्ति बिल नहीं था, ये सीधा सीधा 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करती, और उसमें डिलिमिटेशन था नॉर्थ वर्सेस साउथ। एक जंग छिड़ी गई उसमें। तो आप समझिए कि ये नारी शक्ति का नाम दिया, यानी आप समझिए कि आपके पास मुझे लगता है सुप्रिया सुनेत ने बहुत अच्छा उसका उदाहरण दिया कि आपके मेरे पास 550 535 आम हैं, तो उसमें से 50% मुझे आम अगर नारी को देने हैं तो मैं नहीं दूंगा। मुझे 850 करके दो, तो 525 35 के ऊपर के जो है वो नारी को दूंगा। इसको नारी शक्ति बिल कहते हैं बीजेपी वाले। जो नारी शक्ति बिल है नहीं, जो 2023 में पारित हुआ, वो नारी शक्ति बिल है। तो ये नारी शक्ति का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अगर कल अनएक्सपेक्टेड और मैनिपुलेटेड बाय तेल अवीव ऐसा विजय वेस्ट बंगाल में मिलता है अगर बीजेपी को, तो उसका जस्टिफिकेशन यह दिया जाएगा कि देखो, नारी को इन्होंने विपक्ष ने फेल कराया वो बिल को, इसलिए ऐसा हुआ। वास्तविक वो नारी शक्ति बिल था नहीं, और सारे देश की और वेस्ट बंगाल की जनता भी जानती है। यहाँ तक कि आपने एसआईआर की बात की। एसआईआर में जो वोट कटे हैं वो 90 लाख के करीब हैं, और उसमें मुसलमानों के ज्यादा वोट कटे हैं, जिसमें सेना के पूर्व अधिकारी और जो जिन्होंने कारगिल या 71 की वॉर में अपने शौर्य की गाथा रची, उनको भी वोटर लिस्ट से काटा गया। और यहाँ तक कि हमारे संविधान में जो चित्र बनाए हैं नंदलाल बोस साहब ने, उनके पोते के भी वोट काटे गए हैं। तो ये सारी कसरत ज्ञानेश गुप्ता के से मिलकर, ही इज ऑल्सो क्रिमिनल अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया। तो हिज वॉर इज अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जंग छेड़ी है ज्ञानेश गुप्ता ने। तो ये सारी चीजें जो हैं वो करने के बावजूद वेस्ट बंगाल में बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक कैंपेन चली है वेस्ट बंगाल में, आपका वोट उनके नाम जिनका नाम वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने काटा है। और वो बहुत कामयाब कैंपेन रही है। तो आप समझिए कि वेस्ट बंगाल एथनिसिटी पे अपनी बंगाली अस्मिता पे चलने वाला स्टेट है।
और ना कि जय श्री राम। उनके जो ममता जी के पीछे खड़ा रहने वाली जो सांसद, उनका नाम अभी मुझे फट से याद नहीं आ रहा है, वो उस दिन गली मोहल्ले में गए और जय श्री राम बोल रहे थे। इनका श्री राम से कोई नाता नहीं है। खैर, ये तो असुरों के देवता बने हुए हैं, लेकिन जय श्री राम बोले तो लोगों ने जय बंगाल, जय बंगाल, जय बांग्ला ऐसी घोषणाएं दी। इनकी दाल वहां गल नहीं रही। अब बात यह अलग है कि ये न के न प्रकारेण करना चाहे तो देखिए, जहां हमारे मोबाइल फोन और हमारी प्राइवेसी डेटा जो है वो सारा बिक गया है, और पेगासस हमारे फोन में, या आपने देखा भीमा कोरेगांव उसमें कि इन्होंने लोगों को अरेस्ट करने के लिए और सालों तक जेल में रखने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को स्पेशली, जो इजराइल से पैके जो एक वो आते हैं, वो यूज करके उन्होंने झूठे मालवेयर डाल दिए उनके इसमें अपने लैपटॉप में, और उसके सबूत पे उनको अरेस्ट किया, जिसका कोई अता पता नहीं। आखिर में उनको बेल पे रिहा करना पड़ा एक एक करके, जिनमें सुधा भारद्वाज से लेके हनी भवानी कई लोग थे, जिसमें स्टैन स्वामी की डेथ होगी, जिन्होंने एक स्ट्रॉ मांगा था वो भी नहीं दिया। इतना इनह्यूमन, ये डिह्यूमनाइजेशन इजराइल से आता है, ये हिंदुस्तानी कल्चर ही नहीं है। आप देखिए, हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदुत्ववाद और हिंदू में उतना फर्क है जितना जायोनिज्म और यहूदी में फर्क है। यहूदी यानी जायोनिस्ट नहीं, और हिंदुत्ववादी यानी हिंदू नहीं। ये आप समझने की जरूरत है। तो आप जायोनिज्म के खिलाफ बात करते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ बात करते हैं, तो आप यहूदी के खिलाफ बात नहीं करते, आप एंटीसेमिटिज्म की बात नहीं करते। वैसे ही आप हिंदुत्ववाद और मोदी और शाह और गोवाल ये कंपनी के खिलाफ बात करते हैं, ज्ञानेश गुप्ता, तो आप हिंदू के खिलाफ बात नहीं कर रहे, आप देश के पक्ष में बात कर रहे हैं। वैसे ये सारी चीजें हमको समझनी चाहिए, और आने वाला समय बड़ी लड़ाई का समय है, क्योंकि हमें इजराइल की स्लेवरी से आजाद होना है। वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल बिकॉज मोदी जी की कुर्सी उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि चाइना ने अरुणाचल में गांवों के नाम बदल दिए। वहां अमेरिका मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है। नेतन्याहू का सहारा है, उनके पास भी इनके राज है, और क्योंकि नेतन्याहू के पास तो सबके राज है। इजराइल का काम ही वही है, एप्स्टीन फाइल उसी के लिए बनी। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, 16 पन्नों का जो रहस्य है वो तो राहुल गांधी ने बोल भी दिया है। तो ये सारी बातें देखते हुए एक मोदी जी के राज और उनके दोस्तों के राज छुपाने के लिए 150 करोड़ का देश बलि चढ़ रहा है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। उसमें वेस्ट बंगाल भी आता है। तो कोई भी आश्चर्यकारक अगर चुनाव का नतीजा आए, तो उसमें आप ये मत समझिए कि लोगों ने वोट नहीं दिए, आप ये समझिए कि इसमें फॉरेन हैंड है। जी, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत गंभीर बातें हैं जो फ़िलहाल यहाँ पर आप राजू जी रख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने ये देखा कि आपने वो देखा होगा, मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आप विश्व गुरु हम थे, अब हम कोई विश्व गुरु नहीं हैं। तो अगर अब इस तरह की बातें कही जा रही हैं, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देख रहे हैं जिसके लिए कहा गया कि हम $5 ट्रिलियन की बनने जा रहे हैं, अभी आप ये देखें कि रुपया जितना कमज़ोर हुआ है और डॉलर के मुकाबले अब तक अपने न्यूनतम पर है, तो 6 नंबर पर हमारी इकोनॉमी जो है वो चली गई है। तेल के का हम हश्र देख ही रहे हैं, और एक्सपर्ट का कहना है कि इलेक्शन तक का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद हम बहुत ज्यादा जो है बड़े पैमाने पर तेल के दाम बढ़ते हुए देखेंगे, और एलपीजी की वजह से जो संकट है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मोदी जी इवेंट में बिजी हैं, आसाम में थे तो वहां चाय के बागानों में नाचने और गाने का आनंद ले रहे थे, वहां झालमुड़ी खा रहे हैं, वहां डाक फाउंडेशन लगा के तमिलनाडु जा रहे हैं, और वहां सूरत से लेकर तमाम जगहों से मजदूर जो हैं, जैसे कोविड जैसा हाल था उस तरह से भागते हुए नजर आ रहे, कह रहे अब वो लौट कर नहीं आएंगे, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पूरे देश को एक एक हिंदू मुस्लिम की आग और इवेंट में झोंक दिया गया है, जहां रियल सवाल बिल्कुल दब गए हैं। देखिए बुशरा जी, 12 साल में से 10 साल तो कम से कम मैं खुद और मेरे जैसे बनी परकला प्रभाकर जी और कई लोग बोल रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व कोई एक डिप्लोमेट या स्टेट्समैन या इंटेलेक्चुअल का नेतृत्व नहीं है। उनका नेतृत्व पूरी थिएट्रिक्स पे चलता है, और पीआर एजेंसी जो विदेशी है वो उनको चलाती है, और डायस्पोरा वो सारी चीजें शुरू में
वो उसका जो उसकी जो झांक थी उससे थोड़े लोग बह गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। वो राजा बाबू फिल्म आई थी, वो बहुत ही प्रोफेटिक थी, ये हमारे ध्यान में धीरे धीरे आ गया। जो गोविंदा ने कमाल की एक्टिंग की थी उस फिल्म में, और गोविंदा खुद भी नहीं जानते होंगे कि वो जो कर रहे हैं उसके बाद में इतिहास रचेगा ये। एक्चुअली ऐसी चीजें अक्सर होती है और फिर फिल्मों में आती है। यहाँ पहले फिल्म आई और बाद में होने लगी, ये राजा बाबू फिल्म की महानता है। तो आप समझिए कि जो तमिलनाडु में ब्लैक शेड लगाकर वो जो बेस किया गया, झालमुड़ी खाई गई, देखिए उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं इंटेलेक्चुअल, वो बात नहीं कर। देखिए योगी आदि, इनकी पूरी पार्टी आरएसएस, पूरा कल्ट जो है ना, उनका इंटेलेक्चुअल जीरो है। यानी आ, आ, उनकी आ, आ, उनके दिमाग में नफरत के सिवा कुछ नहीं है। उनको तीन चार शब्द बोलने से आप मना कर दो तो वो मौन हो जाएंगे। जैसे कि मेरे ऑपरेशन के टाइम मुझे मौन रखा गया था 20 दिन, वैसे हो जाएंगे। उनको मैं बताता हूँ, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, फिर ऐसे 6-8 शब्द हैं, वो आप बोलने से मना, नेहरू, कांग्रेस, ये शब्द बोलने को मना कर दीजिए, वो मौन हो जाएंगे। निशिकांत दुबे से लेकर मोदी तक सब लोग, शाह, सब लोग, डोवाल, सब लोग, क्योंकि इनके पास कोई इंटेलेक्चुअल आइडियाज नहीं है, सृजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। भागवत कोई कोई लीजिए, ये ये लेकिन ये जानने वाले लोग एक इक्का दुक्का हमेशा एक्सेप्शन रहते हैं। तो मार्गदर्शक मंडल में जो मुरली मनोहर जोशी है, वो जब उनका जो करियर था वो चरम पे था, थोड़ा ज्यादा बात करते थे, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल है और पढ़ाते थे। तो उन्होंने जो बोला कि भारत विश्वगुरु नहीं है, भारत विश्वगुरु था, तो वो बात वास्तव में अब स्वीकार कर ली है अंदर भी लोगों ने। यानी परिवार के अंदर जो समय, वो मार्गदर्शक मंडल में जो जा चुके हैं, उन्होंने इसको स्वीकार किया, और उनको सबको, यानी सुब्रमण्यम स्वामी, बाकी उनके परिवार की वो मधु किशोर क्या बात कर रही है, उस पे सच्चाई कितनी है हमें नहीं मालूम, हम इसका कोई पुष्टि नहीं करते। लेकिन वो जिस तरह से बात कर रहे हैं खुद नेतृत्व पे, उससे आपको पता चलता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह से बात की वो ठीक नहीं है। अब सबको पता चल गया कि देश का बेड़ा गर्क कराने में इनका हाथ है, और इनको बचाने के लिए पूरा देश को खत्म नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे और ईरान के 3000 साल पुराने संबंध जो है, वो इन्होंने अपने पर्सनल फाइल्स के लिए दांव पे लगा दिए। और वो उनका जो इनका जो एक जो शार्प शूटर है इनके मीडिया पे, जो गौरव गौरव करके, उसने तो सीधा बोल दिया कि लेबनान पे डालो बम, गाजा पे डालो। तो उसको मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट के सामने वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में वो आता है, और वो नहीं आता, उनको उसको काम पे रखने वाले और उसके आका जो है पॉलिटिकल, वो सारे आते हैं, क्योंकि मोदी जी भी है। अगर आप नेतन्याहू को फादरलैंड और उधर वहां की जो जो मेडल है ही नहीं वो ले लेकर आते हैं, दूसरे दिन वॉर शुरू होता है। जो आपका पुराना दोस्त है, हर अच्छे बुरे टाइम में आपका साथ दिया ईरान ने, उनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमानाई, उनकी हत्या होती है, राजनीतिक हत्या है, उसको आप श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित करते प्रधानमंत्री। ये किस बात का डर है? ट्रम्प आपका 25 बार आपका, यानी आपके देश का अपमान करते हैं, आप जवाब नहीं देते, किस बात से? अरुणाचल के गांवों के नाम चीन बदलता है, आप जवाब नहीं, आपके मुंह से ऊंच तक नहीं निकलता। और झालमुड़ी खाने के टाइम आप प्याज खाते हैं, वो उसको बोलने के लिए जाते हैं, 10 रुपया उसको देते हैं। ये आप किसको बता रहे हैं? यहाँ की जल, जंगल, जमीन, सारा एक क्रोनी को आपने लुटा दिया है। उसके खिलाफ बात करने की किसी भी कोर्ट की हिम्मत नहीं है। कोई भी हमारा जज इसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। और आप 10 रुपए की वो झालमुड़ी खरीद रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई। आप समझिए कि कल अगर वेस्ट बंगाल में इनका शासन आता है तो झालमुड़ी वाले पर पहले बुलडोजर चलेगा। तो ऐसे आपको याद है वो एक व्यापारी था जिसने इलेक्शन से पहले मोदी 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 ऐसा बोला था अपने भाषण में, याद है?
वो उसका वीडियो आया है रोते हुए कि उसका घर और वो उसका कारोबार बुलडोज किया गया। वो बोला ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप जो बोए हैं वो जो उग के आएगा। देखिए, आप धतूरे के पेड़ को अगर बोएंगे तो आम तो लगेंगे नहीं, उसको धतूरा ही आएगा, तो आपको जहर ही खाना पड़ेगा। तो सारे भक्तों के लिए ये सबक है। जितने लोग नाचे थे इनके साथ, वो सब लोग रो रहे हैं। अब नए गुंडे जो है बजरंग दल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो लेंसकार्ट से लेके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार थोड़ा बहुत चल रहा है अब देश में, वो भी बंद कराने के पीछे है। वहां जाके लाल रंग के टिक्के लगाते हैं, ये करते हैं, उससे क्या होगा? आपका पूरा अरब कंट्री में आपके लोग जाते हैं, वहां व्यापार करते हैं, उनको क्या वो लोग रोज नमाज पढ़ने पे मजबूर करते हैं क्या? अंबानी, अदानी, वेदांता के अग्रवाल, ये वो सब मध्य पूर्व में काम करते हैं। कभी उन्होंने आपको कहा कि वहां पर हमसे 5 बार नमाज पढ़ाएं क्योंकि हम कारोबार करते हैं? तो ये हमारे देश के मुसलमानों के व्यापारों में घुस के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की क्या कर रही है। और आपको मैं बताऊं, हमारे 5वें स्थान पे जो जो हम लोग गए हैं, वो 5वां स्थान, छठा स्थान भी नहीं है, वो छठे स्थान पे हम गए हैं। आप समझिए कि सारी जो पूंजी है हमारे देश की, उसका उसको डिवाइड करके वो हमारा छठा स्थान दिखाते हैं। लेकिन पूंजी इकट्ठा 2 लोगों के हाथ में है, और बाकी 99%, 98% लोग गरीबी रेखा के ऊपर थोड़ा सा तैर रहे हैं। 80% लोग एक बार खाना खा के जी रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया के सबसे दरिद्री देशों में जा पहुंचे हैं। मोदी जी ने 12 साल में हमको दरिद्री बनाया। हमारी गुटनिरपेक्षता की जो रिस्पेक्ट की जाती थी, वो इनके क्रोनीज ने इजराइल को ड्रोन्स और बाकी हथियार यहाँ बना बना कर भेजे, बेचे, और उसके ऊपर टिप्पणी भी आई कोर्ट्स की, इंटरनेशनल कोर्ट्स की। तो हमारी गुटनिरपेक्षता खत्म हुई। अब ईरान और बाकी अरब वर्ल्ड में हमारी प्रतिमा धूमिल हो गई है, और हमारे लिए कोई दोस्त अब नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका दोस्त नहीं रहा, क्योंकि ट्रम्प तो अब रोज बोल रहे हैं, उससे पता चलता है वो दोस्त नहीं है। वहां अमेरिका ने रशिया और ईरान से हमारा, रूस और ईरान से हमारे रिश्ते खट्टा कर दिए। अब रूस हमारे साथ आएगा तो बस सोच के आएगा यूटिलिटी का, क्योंकि बड़ा देश है, बड़ा मार्केट है, यूटिलिटी है। वो इसलिए नहीं, हमारा जो नेचुरल अलाई थी वो खत्म हो गई। चीन को तो हम डरे हुए हैं, चीन को हम डरे हुए नहीं है, मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी 18 बार जब मुख्यमंत्री थे तो गए थे, तो न जाने क्या करके आए हैं, चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी रोज उस बात को छेड़ते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी जो बोलते हैं उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सबूत नहीं है कोई। लेकिन आप समझिए, एक देश दांव पर लगा है एक आदमी के लिए। तो ये रिजीम जो है, मोदी रिजीम, उसका जाना तय है, लेकिन जितना जल्दी जाए उतना जल्दी देश ज्यादा बचेगा। अगर नहीं गए जल्दी, 29 तक विपक्ष ने इंतजार किया, तो सिर्फ बर्बाद, एक कंगाल और बर्बाद देश आपके हाथ में आएगा, जैसे नॉर्थ अफ्रीकन देश होते हैं वैसा, और उसका कुछ किया नहीं जा सकता। यानी नेहरू के हाथ में जो ब्रिटिशों ने देश हिंदुस्तान दिया था, वो भी इससे ठीक था। ऐसी स्थिति में मोदी ने इस देश को ले गए। ये जी सच्चाई आप समझिए। ये जब सच्चाई आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसके ऊपर उपाय नहीं। और विपक्ष ने पहली बार संसद में जीत जो हासिल की है, वो मैं बड़ी जीत नहीं मानता, क्योंकि वो वोटिंग में हारेंगे ये मालूम था। उसके ऊपर ग्लिसरीन और टेलीप्रॉम्प्टर को साथ मर लेकर प्रधानमंत्री को टीवी पे लोना था, और वेस्ट बंगाल की महिलाओं का वोट मांगने थे। यानी वो जस्टिफिकेशन, वोट तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर कल वो जीत गए फॉरेन हैंड का मदद से, तो दिखाने के लिए कि देखो बहनों ने हमें वोट दिया। वो लाडली बहन यहाँ दिखाकर कैसे झूठा वोटिंग कराया, वैसे ही। तो ये बिल्कुल। सारा तो ये कॉन्स्पिरेसी। सॉरी। बिल्कुल राजू जी, एक सवाल मेरा आपसे और आखिरी सवाल की, ये सब हम देश में देख रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जिसको लेकर हमने देखा कि 12 साल में
56 इंच की छाती से लेकर, लाल आंख से लेकर, विश्व गुरु, अब हमारा डंका बोलता है, पहले वो कहता था भाई तू क्या है, अब हम कहते हैं भाई तू क्या है। इस तरह की तमाम चीजें हमें सुनाई गई। पहले हमारा कोई नाम नहीं लेता था, अब आप ये देखिए कि पूरे विश्व में हमारा डंका है। ये तमाम चीजें मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक फैलाई गई। और जब पूछा जाता है कि मोदी ने क्या किया है, तो वो सबसे पहले यही बात कहते हुए नजर आते हैं। अब आप ये देखें कि जब पूरी दुनिया एक जंग में एक तरह से इन्वॉल्व है, और पूरे एक रीजन में तो ये जंग चल रही है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान उसमें एक अहम रोल निभा रहा है। पाकिस्तान एक डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान पीस करवा रहा है, जिसको आप टेररिस्ट नेशन जो है वो आप कहते रहे, और अभी भी आप कहते हैं, कह रहे हैं कि आप दलाली नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि दुनिया की ताकतें वहां इकट्ठा होकर पीस की बात कर रही हैं। और भारत क्या कर रहा है? भारत क्या ये रोल निभा सकता था अगर मोदी जी ने इजराइल को ना चूज किया होता? क्या भारत की वो स्थिति नहीं हो सकती थी? क्योंकि हम तो ब्रिक्स के मेंबर हैं, हम होस्ट करने जा रहे हैं ब्रिक्स, और इसके अलावा हम ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे बड़ी कंट्री हैं। और उसके बाद भी हमारा रोल क्या है? और गोदी मीडिया देखिए, हाय तौबा उसने मचा रखी है, वो और बेइज्जती करा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इजराइल को चूज हिंदुस्तान ने नहीं किया है, इजराइल को चूज बीजेपी आरएसएस कल्ट ने और मोदी जी ने किया है, क्योंकि उनको सत्ता में हमेशा के बिठा कर रखना, यानी एक वो इजराइल के गवर्नर जनरल है, ऐसा आप समझिए, तो आपको आसान होगा समझने के लिए। वो बनाकर रखना उनकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने इजराइल को चुना। उसके लिए भारत के विदेश नीति का बलि दिया गया। जहां तक दलाली का सवाल है, जयशंकर आया दिन गया दिन ऐसे जी रहे हैं। वो आज कुछ भी बोलते हैं, कल चीन बड़ा देश है उसके साथ हम बात नहीं कर सकते, ये भी बोले थे वो। दलाली की बात है तो जो झूठा प्रचार किया था भक्तों ने कि यूक्रेन वॉर पापा ने रुकवा दी, तो वो क्या थी? फिर उसको तो दलाली तो कहना नहीं चाहिए ना, या चाहिए? तो बात यह है कि आप अगर आपके भूमि पर यहाँ पर वो ऐसी एक मीटिंग होती ईरान और अमेरिका की, तो सारे जगह पर अपनी झुग्गी झोपड़ियों को ढककर मोदी जी सारे जगह अपने तस्वीरें लगाते, फिर भाजपा के झंडे लगाते, और दुनिया भर में डंका पिटते कि विश्व गुरु का विश्व गुरु है। और वो जो महिलाएं जो गोदी मीडिया में काम करती हैं, वो दिन रात चिल्लाती कि भारत हो गया विश्व गुरु, भारत हो गया विश्व गुरु, यहाँ पर आए हैं ईरान और अमेरिका, ये सब करते। लेकिन ये हो ना सका, ये हुआ पाकिस्तान में। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में जो भयंकर कटु अनुभव हमारी सेना को, हमारी राजनीतिक जो बीजेपी की निर्णय और मोदी जी के नेतृत्व की वजह से लेना अनुभव आया, जिसमें हमारे फ्लाइट गिरे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत नुकसान हुआ। ये सारे के बाद अब भारत को पाकिस्तान पे मिलिट्री स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वॉर जीतने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये नेतृत्व बदलने के बाद भी 10 साल लगेंगे फिर से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से लेके मिलिट्री तक और चाइना के साथ जो संबंध जोड़े हैं पाकिस्तान ने, और बाकी सारे अब अरब मुल्क और वो सब ईरान के साथ, तो उसके बाद उन्होंने हर 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 मोर्चे पर भारत को शह दिया है। और वो सिर्फ सह रहा है भारत, क्योंकि मोदी जी की जो राज है वो छुपाने हैं भारत को। बस भारत का बलि चढ़ चुका है विदेश नीति में, पाकिस्तान को हराना अब नामुमकिन के ये है। और आप ये मानो न मानो, वास्तविकता को स्वीकार किए बिना आप जीत नहीं ला सकते। हमारे जो मिलिट्री के जनरल्स है, हमारे मिलिट्री के, वो आपने नरवणे की किताब को जिस तरह से दबा दिया, उसमें लिखा था ना कि क्लियर ऑर्डर नहीं, जो उचित समझो वो करो। इसी लाइन पे पूरा देश चल रहा है, जहां जो यानी पुलिस अफसर है, जो उचित समझो वो करो। तो वो हर कोई दबा के करप्शन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं है। अर्थ मंत्रालय वही कर रहा है, जो उचित समझ रहा है वो कर रहा है। बैंक्स, बैंकर, डिफॉल्टर इतने बड़े बढ़ गए हैं कि जो उचित समझो वो करो, ये लेवल पे चल रहा है। और मोदी जी सिर्फ वन पॉइंट पे काम कर रहे हैं, मोदी शाह और उनके क्रोनीज की सत्ता अमर रहे, ताकि उनके जीते जी उनको जेल जाना ना पड़े। इसलिए इजराइल की मदद जरूरी है और वो ले रहे हैं। वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, वो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ हमारी आर्म फोर्सेस हो, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ हमारी एग्जीक्यूटिव हो, हमारी इंस्टीट्यूशन की कोलैप्स होना हो, देश की जंगल जमीन तोड़नी पड़े, कुछ भी करे, उनको कुर्सी में बैठे रहना है, दैट्स ऑल।
और इससे भारत की जनता को आजाद होना है, और ये एकमात्र लक्ष्य हमारी देश के सामने है अब। जी, बिल्कुल। और ये ज़ाहिर सी बात है, ये साफ तौर पर ये दिख भी रहा है, और हम ये देख भी रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है। यूएन ने भी भारत को लेकर बड़ी बात कही है। ये कहा है कि जिस तरह से हथियार इज़राइल को दिए हैं भारत ने, तो वो एक तरह से वॉर क्राइम है, और इसको लेके हो सकता है कि भारत को, यानी कि भारत की सरकार को नोटिस भी जारी किया जाए। तो आप सोचिए कि कहाँ से हम कहाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें ये सोचना है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। राजू जी, इसको ये लास्ट कमेंट आपसे मैं चाह रही थी कि इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अगर यूएन ये सोच रहा है कि वो नोटिस तक जारी कर सकता है और हम हथियार दे रहे हैं, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं? बार-बार मैं ये सोचती हूँ कि जो जो पूरे इस कार्यक्रम में भी आपने बोला, इज़राइल के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि हर चीज़ उसी के इर्द-गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है? देखिए, हर वो डेमोक्रेटिक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस है, उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए सिर्फ एक देश मदद कर सकता है, मोदी जी और उनके आरएसएस और बीजेपी कल्ट को, वो इज़राइल है। वो हर हर वो गलत चीज मुहैया कराते, क्योंकि वो क्राइम जिस तरह से करते हैं गाजा में और लेबनान में, आपने देखा, बच्चे, बूढ़े, स्कूल, जर्नलिस्ट या अस्पताल कुछ नहीं देखते। तो वो पेगासस देते हैं आपको, हैक करने की मशीन्स देते हैं, आपको वो सारे ड्रोन्स देते हैं जो आप यानी जो पार्ट्स हैं आपसे वो चीजें लेते हैं। और ये यहाँ तक कि नेतन्याहू ने, मोदी जी जब इज़राइल गए थे उससे पहले अपनी जनता को, अपनी साथियों को कहा था कि एक, हाँ, 1.5 बिलियन लोगों से मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूं, यानी हिंदुस्तान के, क्योंकि नरेंद्र मोदी मेरे से कनेक्टेड है। तो ही इज कॉम्प्लिसिट इन क्राइम। तो इज़राइल भारत की मजबूरी नहीं है। इज़राइल भारत का दोस्त हमेशा था। यहूदियों के प्रति भारत ने हमेशा आस्था जताई है। हमने एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ हमेशा बात की है, गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी ने इज़राइल देश बनने को विरोध किया था। और यहां तक एक यहूदी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको अध्यक्ष बनने इज़राइल का कहा था, उन्होंने भी विरोध किया था, क्योंकि हुँ, सब जानते थे रॉथस्चाइल्ड द्वारा इज़राइल नाम का एक टेरर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ना कि देश। और वो टेरर प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिह्यूमनाइज्ड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और उसमें मोदी और उनके बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से शामिल है। और आज हमारे देश में हमारे यानी हमारे साथी, हमारे कई भाई बहन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली और अनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मोसाद के लिए और इजराइल के लिए इन्फिल्ट्रेट काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। लड़ाई बड़ी मुश्किल है, जटिल है, और वो हुँ। लड़ाई देश पर आरएसएस ने ला दी है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर ये तमाम जिस तरह की जो सिचुएशन है पूरे भारत में पैदा होती हुई नज़र आ रही है, वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं, और कैसे इज़राइल के चंगुल में है, वो भी हम देख रहे हैं। आइडियोलॉजिकली भी आरएसएस और बीजेपी उनसे बहुत अलाइन फील करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि मुसलमानों के अगेंस्ट जो जो नफ़रत है, उसमें वो बिल्कुल एक ही तरह से शायद उसको देखते हैं। ये भी एक इसमें बड़ा रीज़न है। बहुत-बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, इस थैंक यू। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक